से ये ऑफर करते हैं कि उनकी वालदा को एयर एम्बुलेंस से पाकिस्तान ले आते हैं, वो अपने वतन में वापस आएं। जनरल परवेज मुशर्रफ गद्दार हैं, कौम के सबसे बड़े मुजरिम हैं, आइन को बार बार रौंदा, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई और पार्लियामेंट को मुक्के दिखाने वाला क्या सिर्फ मुशर्रफ साहब की वालदा मुहतरमा बीमार है? तो ये ड्रामेबाजी जो है मुशर्रफ साहब बंद करें। अब वो मर्द के बच्चे बने, जरा मर्द बने, मर्द। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। सबसे पहले मेहमानों का मैं तारुफ करा दूं, तारुफ की जरूरत तो नहीं है। अबसार आलम साहब, सीनियर तर्जुमा निगार, बहुत शुक्रिया आपका। सलीम बुखारी साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका भी। और या मकबूल जान साहब भी हमारे साथ होंगे लाहौर से ही, और इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ होंगे। मकसद आज एनालिसिस देना, थोड़ा सा स्टेटेड पोजिशन से हटना। स्टेटेड पोजिशन हमारे सामने है। मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि मुशर्रफ साहब को बाकी लोगों की तरह वो कानून उन पर भी लागू होना चाहिए। बहुत सी दूसरे लोगों का यह ख्याल है, जिसमें कुछ सियासी जमातें भी शामिल हैं, कुछ तजिया लोग करने वाले भी हैं, कि मुशर्रफ साहब इस वक्त कॉन्फ्रंटेशन की जरूरत नहीं है। जमहूरियत जरा कमजोर है, इस वक्त फौज के साथ लड़ाई नहीं हो सकती। इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे तालिबान के इशू पर भी बात करें। बुखारी साहब से इजाजत है साहब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बुखारी साहब, क्या हो रहा है सर, और क्या होने जा रहा है? देखिए काशिफ, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें कभी भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्या ज़हनों में है और क्या अल्टीमेटली होगा। वही गुमगू की कैफियत इस वक्त भी है। कोई कह रहा है मुशर्रफ जा रहा है बाहर, कोई कह रहा है हम किसी सूरत में नहीं जाने देंगे, कोई कह रहा है फौज और सिविलियन हुकूमत जो है वो एक पेज पे है, कोई कह रहे हैं नहीं जी उनके इख्तलाफात हैं। कभी मुशर्रफ के मामले पर दो राय हैं, कभी तालिबान से मुज़ाकरात के मामले पर दो राय हैं। तो हमारी किस्मत तो बदली नहीं है एज ए कौम। हमें तो कभी पता नहीं चलेगा कि पावर कॉरिडोर्स में क्या हो रहा है। ये सब इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ऐसा दिखाई देता है कि अदलिया और हुकूमत अपना अपना बॉल जब उनकी कोर्ट में आता है दूसरे के कोर्ट में फेंक देते हैं। सियासतदान ये कह रहे हैं कि जी अदालतें भेजेंगी उनको, अदालतें जो है उनका रवैया देखें तो लग रहा है कि वो बॉल अपनी गेंद से बाहर फेंक के हुकूमत की तरफ और खुद एक तरफ चुपके से होकर बैठना चाहती हैं। देखिए, किसी भी ज़ी-शऊर आदमी को किसी फौजी डिक्टेटर के ट्रायल पर इतराज नहीं हो सकता। मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन इस ट्रायल में फेयरनेस जरूर होनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं आपके प्रोग्रामों में। मैं माफी चाहता हूं बुखारी साहब, अगर फेयरनेस की डेफिनेशन कोई बता दें मुझे, मतलब आपके ख्याल में एक फेयर ट्रायल क्या होगा? मैं वही क्वालिफाई करने लगा हूं काशिफ। जी सर। देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ था, वो हुआ था 12 नवंबर 1999। 12 अक्टूबर सर, 12 अक्टूबर असेंबलियां सस्पेंड हो गई। 12 अक्टूबर असेंबलियां सस्पेंड हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड इन अबेयंस। एक मुतलकुल एलानी थी, उसका जिक्र ना करने की वजह हर शख्स के ज़हन में है कि क्या है। इसलिए कि उसके आधे मुजरम तो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार तमाम जमातों के अंदर वजारतें संभाल के बैठे हुए हैं। उस अदलिया के चीफ जस्टिस को, जो मैं समझता हूं मुशर्रफ से 4 गुना बड़ा क्रिमिनल है इन वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये है काशिफ, आप याद कीजिए, जब उन्होंने एक शख्स को ये इख्तियार दिया कि वो 3 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दीली कर सकता है, ये वो इख्तियार है जो बनाना रिपब्लिक में भी कभी किसी ने किसी को नहीं दिया है। किसी ने उससे पूछा? अगर उससे आप नहीं पूछ रहे, जवानों को आप क्वेश्चन नहीं कर रहे, सियासतदानों को आप गोद में लेके बैठे हुए, तो ट्रायल फेयर किधर से है? दैट इज माई क्वेश्चन। ठीक है सर, मैं जरा फेयरनेस ऑफ ट्रायल के ऊपर भी आ जाऊंगा कि क्या ये ट्रायल फेयर है या नहीं है। लेकिन बुखारी साहब, इसमें बहुत से एंगल्स आपको खुद भी देखने पड़ेंगे। जिस तरीके से जजों को मुशर्रफ साहब ने घर भेजा, उसमें भी फेयरनेस नहीं थी। जिस तरीके से लोगों को पार्टियों से तोड़ तोड़ के शामिल किया गया, पार्टियां बनाएंगी, काफ लीग बनाएगी, उसमें भी कोई फेयरनेस नहीं थी। लीडरशिप को बाहर रख के इलेक्शंस करवाए गए, इसमें भी कोई फेयरनेस नहीं थी। कर रहा हूं आपकी, लेकिन वो एक आमरीत का दौर है, आप कह रहे हैं ये एक जमहूरी दौर है। पर मुझे कोई एतराज नहीं है। उसने एक डिक्टेटर जो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करता है, उसके बाद वो जो कुछ भी करता है सारा इलीगल है, सारा अनफेयर है। सो व्हाट मुशर्रफ डिड वाज ऑल अनफेयर। नोबडी इज। लेकिन सर, क्या 3 नवंबर को इस मुल्क में 3 नवंबर को मार्शल लॉ लगा था या नहीं लगा था सर? जनाब, मार्शल लॉ लगा था 12 अक्टूबर 1999। 3 नवंबर को भी मुझे जवाब दे देना, जिस दिन टीवी चैनल्स काले कर दिए गए थे, जजों को घर भेज दिया गया था, उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। द प्रेसिडेंट एंड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ।
सर ایمرجنسی کا نام دے کے آپ اگر مارشل لا کو بھی ہم ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے ہیں وہ ذرا زیادتی والی بات ہوگی, کیونکہ ایمرجنسی تو آئینی چیز ہے. ذرا آئین لائیے گا. سر میں آپ کو بتاتا ہوں ایمرجنسی ہوتی کیا ہے. ایمرجنسی میں صرف لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس وقتی طور پر ان کیس آف وار سسپینڈ کر دیے جاتے ہیں. ریاست کے ہاتھ میں, ریاست اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی نافذ کرتی ہے. اس دن ایمرجنسی نافذ نہیں ہوئی تھی, اسی لیے اس کو ایمرجنسی پلس پلس کا نام دیا گیا تھا. میں ذرا ابصار صاحب کو گیم میں لے آؤں تھوڑا سا. ابصار صاحب, فیئرنس آف ٹرائل اپنی جگہ. پہلے مجھے بتائیں جو مشرف صاحب پر دھماکے کی اٹیمپٹ کی گئی ہے, کل رات کو وہ ان اناؤنسڈ اپنے گھر گئے اور ان اناؤنسڈ دھماکہ ہوا, اس کے بعد کیا سوچ رہے ہیں اس دھماکے کو کس نے کیا ہوگا؟ اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ واقعی حقیقت ہے, اس میں ایسے ہوا. اگر یہ حقیقت ہے تو یہ بڑی الارمنگ حقیقت ہے. وہ اس طرح سے کہ پرویز مشرف صاحب اس وقت جو ہے وہ ایک طرح سے جب وہ ہاسپٹل سے نکلے ہیں تو فوج کی تحویل میں ہی تھے, ان کی حفاظتی حصار میں تھے. تو اگر رات کے 1:30 بجے وہ نکلے ہیں اور اس کی اطلاع وہاں سے نکلی کہ یہاں سے نکل رہے ہیں, اور ان کے آپ دیکھیں نا AFIC سے جہاں پہ دھماکہ ہوا وہاں پہنچنے میں رات کے 1:30 بجے تقریباً 10 یا 15 منٹ لگتے ہیں. اتنی تیزی سے وہ وہاں سے اطلاع نکلی, وہاں وہ دھماکہ خیز مواد رکھ دیا گیا, ان کا قافلہ گزر گیا, اور اس کے 3-4 گھنٹے بعد جا کے یا 2 گھنٹے بعد, جب بھی مجھے ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتا, تو وہ دھماکہ ہو گیا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ فوج کے اندر سے ایلیمنٹس ایسے ہیں. اور میری درخواست ہے MI سے بھی اور ISI سے بھی کہ وہ واقعی بڑے ایفیشنٹلی بہت سارے کام کرتے ہیں, خاص طور پہ ان کی مانیٹرنگ کی صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں. وہ ذرا یہ غور کریں کہ یہ کیسے, کہ وہاں سے وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں. سر یہ پرویز مشرف صاحب پر دھماکہ کیا کس نے؟ میں کہتا ہوں اس کو پہلے سنجیدگی سے آپ دیکھیں نا کہ آپ وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو ہوتا ہے اس VIP پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے VIP خود بتاتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے. اس وقت 1:30 بجے اگر وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے بتایا ہوگا میں نے فلان جگہ جانا ہے, فارم ہاؤس جانا ہے, ٹھیک ہے. اب وہاں سے اطلاع نکلی ہے, اس کا مطلب بہت ہی کلوز سرکل ہے جہاں سے یہ دہشت گردوں کو پرویز مشرف صاحب کی موومنٹ کے بارے میں اطلاعات پہنچائی جا رہی ہے. میسیجنگ بھی تو ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتی ہے؟ ملک میں میسیجنگ بھی تو ہو سکتی ہے, کسی کے لیے کوئی کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے یہ ملک, ہمارے ملک میں پہلی دفعہ تھوڑی ہو رہا ہے میسیجنگ. آپ کا مطلب یہ کوئی ڈرامہ ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے کیا مشرف صاحب جب اب کورٹ جانے لگتے تھے ڈرامہ نہیں ہوتا؟ یہ دوسری پاسبلٹی ہو سکتی ہے. نہیں پاسبلٹی ہو سکتی ہے. میں یہ آپ نے کہا تھا نا کہ میں نے کہا 2 پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ سنجیدگی سے غور کریں, ISI اور MI اس پہ غور کرے کہ کیسے ہے کہ AFIC سے ایک بندہ موو کرتا ہے اور وہ 15 منٹ لگے ہیں اسے اپنے گھر پہنچنے میں, اور اس دوران وہاں بم پلانٹ ہو گیا. اس کا مطلب ہے اسلام آباد میں ان کی انٹیلیجنس بالکل فیل ہو چکی ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر یہ ڈرامہ ہے تو اگر ہے تو اس پہ میں کوئی کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہتا, سوائے اس کے کہ مجھے شرمندگی ہوگی. میں اس ڈرامہ بازی کے ویسے ہی حق میں نہیں ہوں. بات جو ہے سیدھی کرنی چاہیے. جو قانونی جنگ ہے وہ قانون کے طریقے سے لڑنی چاہیے, جو سیاسی جنگ ہے وہ سیاسی طریقے سے لڑنی چاہیے. اگر ایک ملک کا ایک شخص کے لیے کوئی بھی جو بھی یہ ڈرامہ کر رہا ہے, مجھے نہیں پتا کون کر رہا ہے, اور لیکن وہ ڈرامہ باز پکڑا نہیں جا رہا نا, اگر بار بار یہ پھر پہلے بھی ہوئے ہیں جب گھر سے نکلتے تھے تو, لیکن یہ تو اس کا مطلب پھر اگین وہی ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ, یا انٹیریئر منسٹری کو یہ نہیں پتا چل رہا ہے, یا IB کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ ڈرامے کر کون رہا ہے. اتنے سیکیورٹی والے زون میں کون بندہ آتا ہے, وہ بم پلانٹ کرتا ہے, وہ چلا جاتا ہے. اور اس کیس میں تو ان اناؤنس جا رہے تھے صاحب. نہیں, وہ تو الگ کر دینا, پتہ ہی نہیں سی کہ مشرف صاحب کہاں جا رہے ہیں. وہ تو الگ کر دیا نا. اب آپ یہ دیکھیے ایک بندہ اس وقت وہاں جا کے بم پلانٹ کر کے وہاں سے نکل کیسے گیا. کچھ ٹائم لگا ہوگا اس کو رکھنے میں, اتارنے میں. آپ کو پتا ہے وہ ساری وہ عام جگہ نہیں ہے, وہ سارا سیکیور ایریا خاص علاقہ ہے, اور اس میں گشت ہوتی رہتی ہے. ایاز صاحب سے میں پوچھ رہا, ایاز امیر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے, ہمارے ساتھ افتخار صاحب نے. ایاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ کچھ دھماکے کا ہے, یہ جو دھماکہ ہوا مشرف صاحب کے جاتے ہوئے, would you want to comment on this? آپ کو لگتا نہیں کہ بڑے mysterious circumstances ہیں, unannounced جا رہے ہیں پھر بھی دھماکہ ہو جاتا ہے؟ نہیں, پر وہ سیریس تو ہے, کوئی ایسے دھماکہ ہو, پر بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہو چکے ہیں. اب اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے, پر سیریس بات تو ہے. صرف ایک چیز جو تھوڑی سی ہم لوگوں کے پتہ نہیں ہم اس پہ دھیان دینے سے کترا رہے ہیں کہ جہاں ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک شخص ہے کہ جس پہ 2 صحیح قسم کے ہو چکے ہیں. ٹھیک, لیکن اس کو ہم پتہ نہیں کس وہ چیز کر رہے ہیں. ایک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں,
आप मीडिया पे आप देखें तो लाल मस्जिद का जो वाकया है उसको पता नहीं किस रंग में पेश किया जाता है। आपके टेलीविजन चैनल्स हैं, कल मैं देख रहा था रात को वो ये जो तालिबान की पता नहीं ट्रेनिंग की तस्वीरें जो है 9 o'clock के बुलेटिन्स में दिखाई जा रही थी। ये कोई अजीब हम मुल्क है या अजीब हमने कैफियत बना दी है। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो चाहे उसे कोई आदमी पसंद करे या ना करे, अगर उनकी कोई हिट लिस्ट है तो सरे फहरिस्त पे ये आदमी होगा। ठीक, लेकिन उसकी तरफ हम ध्यान दे ही नहीं रहे। सर चले, आप ये बात ठीक कह रहे हैं, हिट लिस्ट पे तो जरूर होंगे, लेकिन जिन सर्कमस्टांसेस में धमाका, हम तो उसकी बात करते हैं कि रिएक्शन टाइम बहुत तेज था जिन लोगों ने धमाका किया है, कि मुशर्रफ साहब घर जाते हैं और घंटे के बाद और अनअनाउंस जाते हैं और घंटे के बाद उस रूट के ऊपर धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ ये सवाल लोग सोच रहे हैं कि कैसे, हाउ डिड द इंफॉर्मेशन गेट आउट, और वेरी क्विक नेटवर्क के कोई आगे फिर बम लगा के चला भी गया। मुझे बताइए सर, मुशर्रफ साहब चले जाएंगे मुल्क से या रुक जाएंगे? क्या चीज है? मुशर्रफ साहब जाएंगे सर या नहीं जाएंगे, जा सकेंगे? मियां साहब अड़ गए। मुझे तो नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं ये जब बाहर थे तो इनकी मतलब इनके लिए नरमी मुशर्रफ ने बहुत दिखाई थी। यहाँ पे जो है अब कानून की हुक्मरानी और आइन और पता नहीं क्या क्या हम ऐसे सुन रहे हैं, जैसे ऐसे चैंपियन से हम सुन रहे हैं। कल मैं काशिफ साहब देख रहा था एक टेलीविजन चैनल पे, अपनी गुनहगार आंखों से मैंने देखा है कि वो चमचागिरी कितनी करते थे मुशर्रफ के, लेकिन ऐसे उसे मुखातिब हो रहे थे, ये कौम का मुजरिम, ये फलाना फलाना, पता नहीं हम कितने हिपोक्रेट्स। तो चाहते हैं नहीं चाहते, बहुतों को उन्होंने किया। ये जब शहबाज शरीफ की रीढ़ की हड्डी में कुछ हो गया था तो वो तो जो उनकी एप्लीकेशन सारा दिखाई गई थी, उन्होंने 10 दस्तखत किए हुए थे, मैं वापस आ जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, रीढ़ की हड्डी है, तो इसने तो जाने दिया था। लेकिन अब जो है वो ज़र्फ इतना नहीं दिखाया जा रहा। और दूसरे हम कह रहे हैं हम दहशतगर्दी का पता नहीं, हम वो जंग लड़ रहे हैं, नहीं कर रहे, मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमें ये इन सारे पहलुओं पे सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं एक ब्रेक के बाद इनमें से एक एक करके, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और तालिबान का जो रद्द अमल आया तोसी के बारे में, उस पर भी बात करूंगा। मुशर्रफ साहब के बारे में भी एक ब्रेक लेते हैं और के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इफ्तिखार साहब भी हमारे साथ आ गए हैं लाइन पर। इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मसला मुशर्रफ साहब का है। मैं मेरे साथ बुखारी सलीम बुखारी साहब भी हैं, अबसार साहब भी हैं, अभी हमने अयाज मीर साहब से भी बात की। आप बताइए सर, जो केस जिस तरीके से हैंडल हो रहा है, इससे बहुत से लोग एतराज कर रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ आखिरकार पाकिस्तान में उस पर अमल दरामद है, हो रहा है, सब बराबर हो गए हैं। आपका क्या ख्याल है सर, किस तरफ लीन कर रहे हैं? देखें, सब उस वक्त बराबर होंगे जब रूल ऑफ लॉ के ताबे उन तमाम लोगों को सजा दी जाए जो भी मतलब चॉइस करना चाहें, फैसला करने वाले 1999 की करना चाहें या नवंबर वाले वाकई करना चाहें, उसमें तमाम जुर्म में शरीक अफराद को सजा दी जाए। तब तो बिल्कुल रूल ऑफ लॉ सुप्रीम हो गया और रूल ऑफ लॉ जिंदाबाद हो गया। और अगर इसी तरीके से जो हम देख रहे हैं तो फिर इसके बहुत सारे सवालात बाद में उठेंगे और जो ये कोशिश है जमहूरियत को तकलीफ पहुंचाने की, इसमें भी वो चाशनी नहीं रहेगी। सर आपका भी सवाल शायद जो बुखारी साहब ने कहा फेयरनेस के बारे में है कि तमाम लोगों को सजा दी जाए वरना एक आदमी को सजा ना दी जाए। इज दैट व्हाट यू से? इफ्तिखार साहब देखिए, मैं तो इसमें बड़ा क्लियर हूँ। मैं इस मामले में खुश हूँ कि भाई एक फौजी आया अदालत में, वो पेश हो गया, मैं तो इस पर खुश हूँ। लेकिन इस खुशी के बाद अब क्या करना चाहिए मुझे वो बता देंगे सारे दोस्त। मैं औरिया साहब से पूछते था, औरिया मकबूल जान साहब, आप वो कह रहे हैं, बताएं इस खुशी के बाद क्या करें सर फिर? देखिए, ये खुशी बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे कोई किसकी रिवेंज की सूरत में कि चलो फौजी पे चंद मुकदमा चला दिया तो हम बहुत खुश हो गए। देखिए, स्टेट जो है ना, रिट ऑफ द स्टेट और रिवेंज ऑफ द स्टेट में फर्क होता है। स्टेट जो है वो शाही का डेरा नहीं होता कि जनाब मेरे 5 मारे तो मैं 5 मारूंगा। वो होता यह है कि उसने आगे किस तरह मुल्क को लेकर चलना है और किस तरह अपने आप को एस्टेब्लिश करना है कि वो कितनी फेयर है।
और कितनी ज्यादा उसको बाकी सारे मामला के अंदर इंसाफ करना आता है। मतलब सारा ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई मार्शल लॉ इन टोटो पाकिस्तान की मुकम्मल आर्मी की कॉन्सेंट नंबर 1 और उसके साथ पॉलिटिकल सपोर्ट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक, नामुमकिनात में से। वरना साल के बाद ना किसी को मजलिस शूरा बनाने की जरूरत पड़े, ना जलसे करने की जरूरत पड़े, ना जनाब से इंटेलिजेंसिया को लेकर वजीर बनाने की जरूरत पड़े, न वकीलों से भी बन रहे होते हैं, फलां से भी बन रहे होते हैं। मतलब सारा ये है कि आप बेशक सिंबॉलिक सजा दें लेकिन दें सारों को, ताकि पता चले कि हम फेयर हैं। वरना क्या करें सर, वरना क्या करें, वरना छोड़ दें? नहीं, ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है कि जनाब एक चुके बंदा हमारे हाथ आ गया है तो उसको तो हम बनाए एग्जाम्पल, ठीक है, और उसको सर आने क्या लाया गया है सर, इससे पहले भी ये जर्नैल मुल्कों में ही रहा करते थे, कोई एक्शन नहीं करता था, ये पहला मौका है किसी ने एक्ट किया है, सो इसमें हमें तफरीक तो करनी पड़ेगी। को बिल्ली का बच्चा नहीं सर, वो जो गलती से पिंजरे में आके फंस गया सर, इसको पकड़ा गया है। नहीं, सिचुएशन आ जाती है, देखिए आपके हाथ में एक सिचुएशन आई है ना, आपके हाथ में उस सिचुएशन के ऊपर आपको एक्सप्लॉइट करेंगे आप, तो फिर उसके बाद एक सूरत दूसरी बन जाएगी। आप सिचुएशन आपके हाथ में आ गई, वो मुशर्रफ खुद चल के यहाँ पर आ गया, ठीक है, और उसने आके आपके हाथ में आ गया, अब आप उसके साथ खेल रहे हैं जैसे बिल्ली और चूहा के खेल। या तो आप सारे चूहे इकट्ठे करो और फिर उसके बाद बिल्ली जो मर्जी करती रहे, लेकिन खेलना गलत है, खेलना गलत है। सिचुएशन आपके हाथ में आई है, आप साबित करो क्या मुकम्मल तौर पे फेयर हो। देखिए मेरी कोई लव लॉस नहीं, मैं 10 साल मुशर्रफ के खिलाफ लिखता रहा हूं, मैंने बहुत भुगता दिया मुशर्रफ के जमाने को, लेकिन और मैं निर्दान मकसद से लेकर उसका मुखालिफ रहा हूं। लेकिन एक बात तय है, इंसाफ। इस वक्त आप मुशर्रफ की हमदर्दियां क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक के अंदर कि जनाब सिर्फ वही मुजरिम था, बाकी जो उसकी दौर में झंडे की गाड़ियां उड़ाते रहे वो ठीक थे, जो उसके दौर में जनाब स्कीमें लेते रहे वो ठीक थे, जो उसके दौर में प्लाटे लेते रहे वो ठीक थे, जो उसके दौर में वजीर कहलवाते रहे वो ठीक थे, जो वजीर आजम बनते रहे वो ठीक थे, वो अकेला मुजरिम था। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सारे का सारा आपको इन फेयरनेस सब कुछ करना चाहिए। अबसार साहब, अभी आपने नुक्ता नजर सुना आए अबसार आलम, जब मैं ये कहूंगा ना तो काशिफ साहब मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूं, ये कैमरामैन पीछे खड़ा है, आपका प्रोड्यूसर पीसीआर में बैठा है, वो जिम्मेदार नहीं होंगे उस बात के जो मैं कहने जा रहा हूं, और अगर हैं जिम्मेदार तो वो इतने ही हैं। ये ऐसे ही है कि एक कातिल कत्ल करने जा रहा है और वो किसी रिक्शे वाले की कानपट्टी पे बंदूक रख के उसको लेके जाता है, जिसको उसने कत्ल करना है, रास्ते में उसको पानी पिलाता है, तो आपके दुकानदार को पकड़ो, किसने बंदूक क्यों ली है? ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जी ये सब लोग बराबर के शरीक हैं, उस बंदूक वाले के जिसने सबको अपनी बंदूक के आए जब होती है ना, मैं काशिफ साहब ये मैं अल्लाह ताला ने इसलिए मना किया कि मैं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं आ जाती है ना फिर बाकी चीजें पीछे चली जाती हैं। या तो मैं करें या करें कि जी हम सब ने इकट्ठे किया, और मैं इस दलील को बिल्कुल नहीं मानता। और ये मकबूल साहब तो इस्लाम का भी बड़ा उनको समझ है, ये इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है ये बात करना कि जी ताकतवर बंदा जो है उसकी जिम्मेदारी, ताकतवर को जाने दो, कमजोर को फाड़ दो। ठीक है, अब आप देखें कि ये एक तो ये बात होगी, दूसरी बात ये कि अगर बाकी भी जिम्मेदार हैं, अदालत खुली है, अदालत में केस चल रहा है, वकीलों को कानूनी तरीके से ये केस लड़ना चाहिए। ये नहीं हो सकता खाली कि इसलिए परवेज मुशर्रफ ताकतवर है, उसके हाथ में बंदूक थी। मुझे बताएं, जिस बंदे के हाथ में बंदूक होती है, जब एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, उसको कोई कोर कमांडर, उसका कोई नीचे स्टाफ ऑफिसर उसे ये कह सकता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा? अगर वो कहेगा तो क्या होगा? फिर जब आपने टीवी पे आके आपने और टीवी पे कहा, आपने लिखा कि आए परवेज मुशर्रफ मैं ये काम कर रहा हूं, तो फिर आए के बाद तो जिम्मेदारी नहीं रहती ना किसी की। बाकी मशवरा किया, मैं आपसे मशवरा करूं, अब उस मशवरे में आपने मुझे कहा क्या, ये तो आप साबित करें ना कि आपने चौधरी शुजात साहब ने मेरे प्रोग्राम में उस दिन कहा, उन्होंने कहा कि जी हमसे इमरजेंसी का तो मशवरा किया गया था, जजों को बंद करने का या उस हटाने का मशवरा नहीं किया गया। ये बातें बिल्कुल ठीक है, ये बातें बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार साहब सुनिए, तो उसका जवाब मैं कह सकता हूं जनरल शाहिद अजीज की किताब पढ़ के फैसला करो कि क्या जनरल शाहिद अजीज मुजरम है या नहीं है। बिल्कुल है, मैं तो कहता हूं कि लाए उनको भी, मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनको ना लाएं, लेकिन सिर्फ ये नैरेटिव बना देना कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। देखिए मुझे अभी एक मैसेज आया ब्रेक में, मैं मैसेज आपको, मैं हकीकतन ये बात कह रहा हूं, उसमें कहा गया ये मुकाफात अमल है, ये और कुछ भी नहीं है, ना कानूनी है ना सियासी जंग है। और उन्होंने ये भी कहा, जिसने मैसेज भेजा, उन्होंने एक तरफ हम ये कहते हैं कि अल्लाह इंसाफ करेगा, जब अल्लाह इंसाफ कर रहा है
تو ہم سب کھڑے ہو کے شور مچا رہے ہیں کہ اللہ کو کہیں کہ انصاف نہ کریں. اور یہ صاحب کی سن لیتے, اور یہ صاحب کی سن لیتے. میرا مطلب ہمیں ایک طرف تو رہنا چاہیے کہ مکافات عمل ہونے دیں, اور باقی جو مجرم ہے نا, جو ملزم ہے, مجرم تو ابھی کوئی نہیں ہے, جو ملزم ہے ان کو بالکل لائیں, ان کو لے کے آئیں. میں اس کے اوپر آؤں گا, یہ بات کے پورشن پہ آؤں گا کہ باقیوں کا کیا کرنا ہے. جو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس, وہ صاحب جو 3 نومبر والے دن لا منسٹر تھے, اس حکومت کے پہلے لا منسٹر بھی وہی تھے. اینیویز دیٹ بینگ سیڈ, غلط ہے. میں اس کو بتاؤں گا کہ کیا کریں وزراء کے ساتھ. اگر آپ نے ہائی پوزیشن دینی ہے, آئین کیا کہتا ہے, میں تو اس کے مطابق چاہ رہا ہوں. اور یہ صاحب دیکھیں, میں بات سمجھیے, انہوں نے بات کی مکافات عمل کی. جس دن ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی, آدھی کی آدھی دنیا کہہ رہی تھی یہ مکافات عمل ہے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے قتل کچھ اور کروایا, یہ مکافات عمل کی گیم نہیں ہوتی. چلے مل گئی نا سزا, اس کو بھی ملنے دیں. نہیں, میں نے کب کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اکیلے کو 60,000 پاکستانی مارے گئے ہیں, جس میں سے 5,000 فوجی ہیں, جس فوج کا نام لے کے پرویز مشرف کے خلاف, کہ پرویز مشرف کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے, اس فوج کے 5,000 جوان پرویز مشرف کے اس فیصلے نے مروا دیے. 2,000 جوان پاکستان کے کارگل میں مارے گئے پرویز مشرف کے فیصلے پر. بھائی یہ چکر یہاں تک نہ لے کے جاؤ. ہم پرویز مشرف کے مخالف ضرور ہیں, لیکن اس کو یہ نہ کہو کہ اس نے مروا دیے 5,000 فوجی. کیوں نہیں ہے, فیصلہ کیا, فیصلے کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. افتخار صاحب, فیصلے کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. جو چیف, جو پریزیڈنٹ, جو وزیر غلط بات بخاری صاحب ذرا افتخار صاحب کو سنیں, اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. جب آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں اس کے نتائج نہیں نکلنے. 40-45 ہزار لوگوں کو جنہوں نے مارا, جن قاتلوں نے مارا, آپ اس کی آڑ میں ان قاتلوں کو, اس کی آڑ کوئی نہیں کر رہا, نہ اس کو کوئی ڈیفینڈ کر رہا ہے. فیصلہ کس نے کیا تھا, یہ فیصلہ کس نے کیا؟ بات نہ کریں. 40-50 ہزار افراد کے قاتلوں کو اس لیے بچانا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی کے عمل کی بنا پر وہ 40-50 ہزار افراد قتل ہو گئے. میں اس تھیوری سے اتفاق نہ کریں آپ, اپنی رائے ہے, میری اپنی رائے ہے. کارگل کا فیصلہ کس کا تھا؟ چلے یہاں آج مجھے ایک فوجی نے فون کر کے کہا کہ کارگل کو مت بھولیے گا, جو ہمارے لوگ کارگل میں مارے گئے. آج کسی فوجی نے, ریٹائرڈ فوجی ہے, اس نے مجھے فون کر کے یہ بات کہی ہے. بخاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی ایک منٹ, کاشف کین آئی سے سم تھنگ؟ جی بخاری صاحب. بھائی میرا ایشو آپ لوگ کے ساتھ, کاشف صاحب ایک منٹ, ذرا ہمیں ڈسٹورٹ نہیں کرنے چاہیے فیکٹس, ہسٹوریکل فیکٹس سیدھے رہنے چاہیے. مجرم اکیلا نہیں ہوتا, نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. ٹھیک سر, بخاری صاحب کی سن لیتے ہیں. بھائی صاحب ایک منٹ رک جائیں, ایک منٹ رک جائے. جی بخاری صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی جسٹس نہیں ہوتا جو سلیکٹیو جسٹس ہو. جب تک سارے مجرموں کو سزا نہ ملے میں اس کو انصاف ماننے کے لیے تیار نہیں. کاشف, یہ ابھی ابصار صاحب فرما رہے ہیں کہ 50,000 بندے اس روایت غلط ہے. یہ پچھلے 7 سال میں, اس کو تو کافی دیر ہو گئی ہے گئے ہوئے, یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں مرے, یہ جنرل کیانی کے دورے چیف آف آرمی سٹاف شپ میں مرے. ان ساروں کو لائیں نا عدالت میں. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں. ہم قطعاً ایک لمحے کے لیے میں مشرف کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, نام میں اپنا نام ان میں لکھوانا چاہتا ہوں جو فوجی ڈکٹیٹر کو ڈیفینڈ کریں, بٹ ڈو جسٹس ایز اے ہول, ناٹ سلیکٹیو جسٹس. ایک طرف آپ الزام لگاتے ہیں کہ جناب FIC میں فوج نے پچھلے 3 مہینے سے چھپایا ہوا ہے, دوسری طرف آپ دوسرے ساتھ میں کہتے ہیں فوج اور سول گورنمنٹ ایک ہی پیج میں ہے. پھر آپ کہتے ہیں وہ جا رہا تھا, وہاں ایجنسیوں نے بم رکھوا دیے. پھر یا تو آپ اوپنلی کریج کریں اور کہیں کہ فوج اس کے ساتھ ہے. ایک پیج پہ تو میں نے کہا ہی نہیں بالکل. کچھ لوگوں کا خیال ہے ایک پیج پر ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے ایک پیج پر نہیں ہے. میں نے تو نہیں کہا. میں تو ان لوگوں میں سے ماننے والوں میں سے جو کہتے ہیں ایک پیج پر نہیں ہے. فوج کا ایک کردار ہے, وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. یہ کوئی کانفرنٹیشن ہو سکتی ہے؟ بخاری صاحب ذرا اس ایشو پہ آ جائیں. مشرف صاحب کو دیکھیں, حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے. یہ وہ اینگلز ہیں جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہوا, کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہوا. مجھے یہ بتائیے کل کاشف, میرا سوال سن لیجیے گا سر, میرا سوال سن لیجیے گا. انہوں نے کہا کہ 12 اکتوبر کو مشرف ورسز نواز شریف ہوا, نواز شریف کیا. 3 نومبر کو مشرف ورسز افتخار چودھری ہوا, افتخار چودھری کیا. اب اگر یہ ٹینشن ہوئی تو کچھ نہ کچھ راحیل شریف صاحب کو کرنا پڑے گا. یہ ایک اور نواز شریف ورسز راحیل شریف ٹینشن ہونے جا رہی ہے. فوجی اینالسٹ نے کل یہ بات کہی. مخالف ہوں, راحیل شریف کون ہے فیصلے کرنے والا؟ اور سنو میری بات, میں آپ تمام لوگوں میں سے واحد آدمی ہوں جس نے فوج کی قید بھگتی ہے, اس لیے میں جمہوریت کا حامی ہوں. میرا صرف یہ خدشہ ہے کہ اگر اس معاملے کو اور رجایا گیا تو کہیں تھوڑی بہت نقصان نہ ہو جائے. میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ فوج کیا کرے گی. آج یہ نہ تو 1999 ہے اور نہ یہ 1970 ہے کہ فوج اپنی منمانی کرتی پڑے گی. جو فیصلہ کیا گیا اس میں آپ نے ایک آدمی کو لا کے عدالت میں کھڑا کر دیا, یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ اسٹیپ فارورڈ ہے, لیپ فارورڈ نہیں ہو سکتی.
एक सवाल इफ्तिखार साहब, ये सवाल आया जिसका जवाब मैं देखता हूँ। पहले सवाल साहब से भी पूछना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ किसने जवाब दिया। आर्या मकबूल जान साहब से भी सिर्फ ये बता दें, मैं मानता हूँ कि उन्होंने कहा कि ये कन्फ्रंटेशन नुकसान ना हो जाए, ये इफ्तिखार साहब ने कहा, इसी बुनियाद पे नुकसान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, प्लीज, मैंने लफ्ज नुकसान इस्तेमाल नहीं किया। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया आपने? जो मैंने किया आप वो दोहरा दें। आप बता दें, मैं हो सकता है मेरे जहन से निकल गया हो, आप बता दें। नहीं, बस मैंने नुकसान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। कोई आपने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जिसका मतलब नुकसान निकलता हो? मतलब अब नहीं मुझे पता, मतलब तो आप फिर लफ्ज बता दें, आप या तो लफ्ज बता दें, मैंने ये कहा है, मैं वही दोहरा देता हूँ। चल आप सवाल फिर भी करें। चल मैं कहता हूं सवाल नुकसान हो सकता है। ये कल आसमा जहांगीर साहब ने कहा कॉन्फ्रंटेशन की जरूरत नहीं है। जो भी लफ्ज इफ्तिखार साहब ने कहा, मुझे समझ आई है कि नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी मसला हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि फिर इस बुनियाद पे क्या बाकी जो मुल्जिम हैं, जितने भी जेलों में पड़े हैं किसी भी जुर्म में, क्या कानून फिर ये है कि वो भी अदालत में पेश हों और कानून खुश हो जाए कि देखो जी हमने अदालत में तो पेश कर दिया, अब आप कुरान मजीद ना हो जाए, ये बैन निकल गए, या इसके जो वारिस हैं वो मुद्दई को मार देंगे। इसलिए यार काशिफ साहब, इस जिंदगी में कौन ना मर जाए है खुदा, उसूल अडॉप्ट कर लें। एक बंदा इस मुल्क का सदर रहा है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा है, उसको इक्वेट कर रहे हैं आप लोकल जराइम करने इसका वाले लोगों से। मतलब आप कानून अलग-अलग रखना चाहते हैं दोनों के लिए। एग्जैक्टली ये बात है ना, आप दोनों के लिए कानून बुखारी साहब अलग-अलग रखना चाहते हैं कि देखें ये तो सदर पाकिस्तान है, इसके लिए कानून अलग होगा। बस ठीक है ना, फिर बात खत्म हो गई। तू कमी है यार, तू अलग कानून में आ जा। नहीं, ब्रिटिश रूल में भी ये नहीं होता यार काशिफ साहब, सुबह से शाम तक हमारे MNAs, MPAs और मिनिस्टर अपनी प्रिविलेजेस के लिए लड़ते रहते हैं और करते रहते हैं। ये इस्तिस्ना की पख जो है मैंने लगाई है। सर मुझे एक बात बताएं, इस मुल्क में मुंतखब वजीर आजम का तो हमने कभी नहीं कहा कि यार ये मुल्क का वजीर आजम है, इसके साथ ऐसा नहीं होना। इसको हथकड़ी बांध के त्यारे में ना बिठाओ, इसको फांसी पे ना लटकाओ। मैं माफी चाहता हूँ, ये लड़ाई इस तरफ मत लेकर जाए कि कौन आर्मी चाहिए। हम तो कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ की बात करें ना सर, रूल ऑफ लॉ। या तो हम दलील इस बात पे रखें अपनी, नहीं, या तो ये कह देना कि इस मुल्क में सिविलियन के कोई राइट्स नहीं है, या फौजी कानून कुछ और है और सिविलियन हथकड़ी भी लगी, 20 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि उसके हाथ में बंदूक नहीं है और उसको फांसी भी लगा दी जाएगी। फोर्सेस के मैं भी तो आपको यही कह रहा हूँ कि एक आदमी ने आइन तोड़ा। सर जरा इफ्तिखार साहब को सुनिए सर, मुझे बस क्योंकि कैमरा नहीं है इसलिए जरा उनको सुन लें, उनकी बात समझ नहीं आती अगर कोई और बोल रहा हो। जी इफ्तिखार साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि आइन के ताबे हमारे सिविलियंस के और आर्म फोर्सेस में काम करने वालों के जो हकूक हैं वो एक जैसे हैं। इसको सिविलियन और आर्म फोर्सेस की जंग मत बनाएं। उस आदमी ने एक जुर्म किया था 99 के अंदर, कानून की 99 में अकेले नहीं किया था सर, 2003 में भी किया था, 2007 में सॉरी। औरिया साहब, कोई कन्फ्रंटेशन हो सकती है जी जी आपस में, क्या फौज तो बहुत शदीद हो सकती है? नहीं काशिफ, कन्फ्रंटेशन है। चले मैं जरा इसके मैं करूं, मैं जी और ये साहब करूं, बुनियादी तौर पर दुनिया में जिन कौमों ने डिक्टेटर्स के खिलाफ एक्शन लिया है उसकी एक बुनियादी वजह होती है कि सिविल गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पब्लिक के अंदर स्टैब्लिश्ड होती है, पब्लिक उनके लिए जान देने के लिए तैयार होती है, वो बाहर निकल आती है, उस वक्त उनका मॉरल हाई ग्राउंड पे खड़ी होती है। आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो है पब्लिक के अंदर और आप उस वक्त इतना बड़ा एक्शन लेने चले हो, आप एक कन्फ्रंटेशन को हवा दे रहे हो। मसला सारा यह है कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस लेवल इस तरह के, मैं कत्तन मार्शल के मैंने आपको पहले बताया कि 10 साल और मैं शदीद तरीन मुखालफ हूं मुशर्रफ का, उसके एक्शंस का, उनकी सारी चीजों का, उसके एक्शंस की वजह से ये मुल्क जो है एक बहुत जैसे कहता है अंधेरी कुएं में गिरा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये समझता हूं कि इसके बाद मजीद गिरने को तैयार हो जाएगा। उसकी एक वजह है पब्लिक आज उसके लिए निकल सकती है सड़कों के ऊपर, बिजली के लिए, पानी के लिए, रोटी के लिए। बाकी आज आप कहें पब्लिक के मुशर्रफ के लिए आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ निकले कि हम उसको फांसी देना चले, पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जो हवाई बातें होती हैं जो मैं और आप बैठ के करते हैं, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन और फलाना, ये कॉन्स्टिट्यूशन धरे का धरा रह जाया करता है। वैसे कन्फ्रंटेशन की मैं माफी चाहता हूं औरिया साहब, दुनिया के बेशतर महज़ब माशरों में इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलिजेंसिया, सहाफी, इन्हीं का काम है इन चीजों को मजबूत करना माशरे के अंदर। गरीब आदमी से आप पूछेंगे जाके कहीं पे दुनिया में, उसको रूल ऑफ लॉ का क्या पता जी, रूल ऑफ लॉ क्या, वो कहता जी मुझे रोटी चाहिए, मेरा पेट भरा हुआ हो। हमारा काम है, नहीं, हमारे जैसे लोगों का काम है कि लोगों को उनके राइट्स बताएं।
जहां खराबी है वो खराबी का निशानदेही करें। मैं आपको अर्ज करूं, रेवोल्यूशन की, इनकलाब की, तब्दीली की बात ये होती है कि लीडरशिप कम्स ऑन द टाइड ऑफ द रेवोल्यूशन। 5 साल और ईरानी कौम ना जागती, खुमैनी की कब्र को भी किसी ने नहीं जानना था। पब्लिक के अंदर एक गुस्सा उठता है, पब्लिक के अंदर एक नफरत उठती है, उस नफरत की लहरों के ऊपर इंटेलेक्चुअल भी आगे चलता है, उस नफरत की लहरों को कैच हर कोई करता है। मतलब राजा है कि आप देखो नफरत है कहां, आपका कैच कर रहे हैं आप वैसे साहब है कहां। तो आप क्या हमारे यहाँ आप जो इंटेलेक्चुअल तबका ये कैश कर रहा है पब्लिक अगर पब्लिक को इस चीज का नॉलेज नहीं तो मुझे तो बहुत अफसोस है। मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो जो चीज को सही समझता हूँ वो कहूंगा, चाहे वो मिलिट्री का दौर हो या सिविलियन दौर हो। और अगर ये करना है इस मुल्क में, आपने रिवायत बनानी है, रिवायत बना लें, आइन को साइड पे करना है, और जिसके हाथ में ताकत ज्यादा है मैं आपको 2 बातें बुखारी साहब की सुन ले ब्रेक से पहले, ये आखिर में हम ये करते हैं कि आगे जाना किधर है। फिर तो हम अमीर को, फिर पैसे वाले को, पॉलिटिशियन को, जर्नैल को, साफी को भी लिस्ट में डालें। साफी भी बिल्कुल, मैं जनाब हाजिर, जी बुखारी साहब के बिल्कुल इसमें शामिल। हमारे पे कोई कानून नहीं लगना चाहिए उसके बाद, हमें भी पैसे बनाने दें। मैं आपको 2 हवाले देता हूं कल के। जी सर। मुझे डर यह है कि जिस तरह माजी में 2 हुकूमतें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अपनी टर्म पूरी किए बगैर चली गई, उसके जिम्मेदार भी उस वक्त के हॉक्स थे जिन्होंने फौज के साथ कन्फ्रंटेशन क्रिएट की। फौज की क्या आज भी यही हो रहा है। कल की सर मुझे एक बात बताएं, फिर हम आप क्या कह रहे हैं? सर मैं जरा क्लैरिफिकेशन के लिए बुखारी साहब पूछना चाह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए, या आप ये कह रहे हैं कि 3 नवंबर गलत है? मुझे जरा इन दोनों के दरमियान फर्क तो बता देना। देखिए, एक सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए पॉलिटिकल विजडम के साथ, उसी को एक्सप्लॉइट करके किसी गैर मंतकी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। मैंने एक लम्हे के लिए नहीं कहा कि हम फौजी डिक्टेटर को डिफेंड करने के लिए यहां बैठे हैं, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन हम ये जरूर ख्वाहिश रखते हैं कि हमारी सिविलियन गवर्नमेंट जो लोगों के वोट से आई है वो विजडम और स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा। एक ब्रेक के बाद इसके ऊपर जरा ये नुक्ता रखिए, लार्जर पॉइंट। कम से कम हम ये कह दें कि कानून सबके लिए होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा फैसला करने से कन्फ्रंटेशन हो सकती है फौज और सियासी हुकूमत की और जमहूरियत की? ये अब एक डिफरेंट आर्गुमेंट है, बजाय इसके कि मेरा बुखारी साहब आपसे भी और औरिया साहब से भी और इफ्तिखार साहब भी अभी ज़ाहिर हमारे साथ मौजूद है। हमें बात इस बात पे करनी चाहिए, ये ना हम कहें कि जी 3 नवंबर गलत है, 12 अक्टूबर से शुरू करें, बल्कि हम ये कहें कि ये वक्त नहीं है ये फैसले करने का, जमहूरियत कमजोर है, लीडरशिप अभी तक डिलीवर नहीं कर पा रही, इस वक्त ये फैसला करेंगे तो जमहूरियत को नुकसान पहुंच सकता है। दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट आर्गुमेंट टू 3 नवंबर इज नॉट द प्लेस टू गो, 12 अक्टूबर इज इट। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद कि क्या वाकई अगर ये हुकूमत इस पर अमल करे तो कन्फ्रंटेशन हो सकती है? अगर ऐसा हो सकता है तो क्या फिलहाल जमहूरी हुकूमत को पीछे हट जाना चाहिए? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जिस नुक्ते पे प्रोग्राम छोड़कर गए थे कि क्या परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ 3 नवंबर से मुकदमा चलाना गलत है, लोग कम डाले गए इस मुकदमे में, या ये वक्त गलत है जहां जमहूरियत और शायद अस्करी कुव्वत और फौजी कुव्वत का टकराव हो सकता है? पहले अगर इजाजत दें मैं ये क्लैरिफिकेशन, बुखारी साहब आपका क्या ख्याल है, ये सब गलत है या इनमें से आप टाइमिंग से प्रॉब्लम है या आप लोगों से प्रॉब्लम? मैं आपको ईमानदारी से इसका जवाब देता हूं, अगर 12 अक्टूबर ना हुआ होता तो 3 नवंबर की नौबत ही नहीं आनी थी। सर वो आपकी बात ठीक है, मैं आपको एक बात और बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, अगर अयूब खान साहब का ना हुआ होता, यहिया खान साहब का ना होता, ज़ियाउल हक साहब का ना होता, तो मुशर्रफ साहब का तो हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वो करें, क्योंकि हिंदुस्तान की मिसाल हमारे सामने है, ये होती रही, तारीख है हमारी ना सर, हमने कहीं ना कहीं से तो ठीक करना है इसको। अब देखें अगर ये सियासतदानों पे करप्शन के इल्जाम चले, हम कहें देखें जी आपने पहले किसी को नहीं पकड़ा, ये इस वाले यही तो मैं भी कह रहा हूं, बैड आर्गुमेंट है सर कि इफ इट हैज टू बी अ स्टार्टिंग पॉइंट देन इट शुड बी इन ऑल फेयरनेस। ठीक, इट हैज टू बी इन ऑल फेयरनेस। औरिया साहब टाइमिंग, अगर आप मुझसे पूछे इस सारे मामले में मैं कहूंगा टाइमिंग इज क्रूशियल, टाइमिंग का प्रॉब्लम है, क्लैश हो सकता है जिसको अवॉइड करने की जरूरत है। जी क्लैश टाइमिंग का बहुत शदीद प्रॉब्लम है, इस वजह से पैदा हुआ है कि आपने उसको इन ऑल फेयरनेस ट्राई नहीं किया, उसकी एक बुनियादी वजह है। आप अयूब खान को, आप ज़ियाउल हक को, आप उसके बाद 12 अक्टूबर को क्यों आप कहते हो कि नहीं चला सकते? इसलिए कि 400-450 पार्लियामेंट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने उसको इंडेमनिफाई किया है।
बुनियादी चीज ये है कि वो 400-450 पार्लियामेंट के अरकान मुजरम थे जिन्होंने कहा कि ज़िया-उल हक का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, जिन्होंने कहा कि जनाब मुशर्रफ ठीक है 17th अमेंडमेंट आई। ठीक, एक बात तो ये है, इसलिए कर रहे हो ना आपने इसलिए सिर्फ 3, तो बुनियादी वजह यह है कि अगर तो इस वक्त आप बेशक 6 घंटे की सजा दें सारों को, सिर्फ 3 मिनट की सजा दें, लेकिन आप कहें ये मेरे साथ वजीर भी ले जाओ, ये मेरे फला भी ले जाओ, इन सारों ने ये 4 गवर्नर भी ले जाओ, ये 4 वजीर आला भी ले जाओ। किसी ने चौधरी शुजात के घर में जाके बंदूक नहीं रखी थी कि तुम आके मेरे वजीर आजम बनो। किसी ने ज़फरुल्लाह जमाली को जाके थप्पड़ नहीं लगाए थे कि आके तुम वजीर आजम का इलेक्शन लड़ो। सारे अपनी ओन स्वीट विल से आके डिक्टेटरशिप की सपोर्ट करते रहे हैं। ये लोग मैं जानता हूं, ये तवाफ करते रहते हैं उन लोगों के, उन घरों के, उन्होंने खाना कब बनाया होगा जीएचक्यू वो को। पॉलिटिशियंस का जो अलाइनमेंट है इनके साथ, अलाइनमेंट की बात, उसकी बात करें। अलाइनमेंट होना गुनाह तो नहीं है, गुनाह है कानून तोड़ना, आइन तोड़ना, उस पर बात करें ना जी। और ये साहब कह रहे हैं आइन कानून तोड़ा है, यहां टूटा है। देखिए पहली बात तो ये है कि एग्जैक्टली आप बात सही कहते हैं कि आइन तोड़ा है। असल मसला ये हुआ है बस खत्म बात, फिर अगर आइन तोड़ा तो बात तोड़ा खत्म हो गया गई। है तो उस वक्त अकेला परवेज मुशर्रफ जो है आप करेंगे तो उसके साथ आप इस वक्त बड़ी सादा सी बात ले रहे हैं जब आप कहते हैं कि 4 जर्नैल उसमें शामिल थे। और ये बिल्कुल वैसी बात है कि आप बेटी को गालियां देके और बहू को सुना रहे होते हैं। वो पूरी की पूरी आप कभी एक दफा घूम के देखें, पता नहीं किस किस्म की सूरत हाल है। आप ना करें, सबको करें जी, इसमें ऐसी कौन सी बात है, जरूरी नहीं कि एक को टारगेट करें, बाकी करना पड़ेगा। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि मुझे जो समझ आ रही है ना, जो इस आर्गुमेंट चल रहा है, मुझे जो समझ आ रही है ये कहना चाह रहे हैं सब हमारे दानिश्वर जो मेरे से सीनियर ही हैं सारे, कि या तो हमें एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए जो यूटोपिया में होती है, या तो उसके मुताबिक जाना चाहिए, या बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए क्योंकि बंदा बहुत ताकतवर है और कानून से बड़ा है, इसलिए ये करना चाहिए। अगर हमने ये मिसाल कायम करनी है कि एक साबिक चीफ ऑफ ताकतवर था, उसके पीछे कुछ ताकतवर लोग थे इसलिए उसको सजा ना दें, तो हम एक गलत प्रेसिडेंट सेट करने की तरफ जा रहे हैं, या कम से कम हम आर्ग्यू उसकी फेवर में कर रहे हैं। उससे फिर जो तालिबान के खिलाफ हमारा मौकफ है ना, वो बहुत कमजोर पड़ जाता है। कल तालिबान हम लोग कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं तालिबान को मार दो, वो आइन के खिलाफ काम कर रहे हैं, बलोचियों को मार दो, वो पाकिस्तान के झंडे को जला रहे हैं, ये बंदा ताकतवर है, इसको ना कुछ कहो क्योंकि इसके पीछे अभी भी कुछ ताकतवर लोग हैं। आपका पूरा माशरा फ्रेगमेंटेड हो चुका हुआ है। आपके 5000 वकील आके बाहर आते हैं, आप वो जो कानून में हाथ में लेते हैं, आप कुछ नहीं कहते, ताकतवर हैं, इसीलिए वकील देख चुके हैं, वकील देख चुके हैं कुछ नहीं होता, और ताकतवर इस मुल्क में अपना हर काम करवा लेते हैं। हर वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जिसने ये देखा है कि हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, आज बेलगाम हो गया। बिल्कुल, और मीडिया भी इसमें शामिल है, और हम शामिल हैं इसमें, हम शायद सबसे आगे हैं इस काम में। हम तो जितना दीदा दलेरी से काम करते हैं, अल्लाह माफ करे। बुखारी साहब, फिर इफ्तिखार साहब आप भी मुझे इसके ऊपर दीजिएगा। फिर आप ये कह रहे हैं सर ताकतवर होने की वजह से मुशर्रफ साहब को जाने दिया जाए, अकेले होने की वजह से जाने दिया जाए, ये गलत मिसालें नहीं सेट होंगी इस मुल्क में जहां पे फिर पीछे को मुड़ के कहेगा 20 साल बाद देखें आपने उसको जाने दिया था, मुझे भी जाने दें। आपको मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैंने एक मर्तबा ये नहीं कहा कि इसको जाने दिया जाए, ना मैं ये कभी सोच सकता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जितने मुजरिम थे उन सबको सजा मिलनी चाहिए। मैंने तो नाम भी ले दिया था साहब का, चीफ जस्टिस का एक्यूज किया मैंने उसको कि ही इज द ग्रेटेस्ट and the biggest violator of the constitution। लास्ट जुमला, ये सब कुछ तय था इसका जाना, हर बात सारी अरेंज थी, वो जो विजिटेशन हुई थी सारी वो सब ठीक थी। तालिबान की तरफ से मुतालबा आया है कि मुशर्रफ को जाने नहीं दिया जाएगा, उसकी वजह से लास्ट मिनट के ऊपर सारे का सारा गेम प्लान चेंज हुआ है। वाकई तालिबान की डिमांड पे चेंज हुआ सर? और ये सबसे मैंने आपको इतनी जिम्मेदारी से कह दिया ये, और ये सब, और ये सब आप भी इससे इत्तेफाक कर रहे हैं जी। मैंने कल एक प्रोग्राम में कहा भी है, बकायदा खालिद खुरासानी ने इसको ट्वीट किया है, बकायदा खालिद खुरासानी साहब ट्वीट कर चुके हैं कि हमने मुशर्रफ को रुकवाया। इफ्तिखार साहब, तालिबान देखे जी, फिर तो हमें सारों को तालिबान ज्वाइन कर लें, जितनी ताकत उनके पास है, हम डिक्टेटर को नहीं पकड़ सकते, वो रुकवा सकते हैं इस मुल्क में। अब मुझे ये बताइए सर, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? शुड वी लेट हिम गो या शुड वी ब्रिंग अदर पीपल? क्या उनको जाने दें? और ये मुझे बताएं, डील मैंने आज किसी फौजी भाई ने ये भी बताया है कि वो अदालत से छूट के चले जाए, आप जो मर्जी कर लें,
पहले फेज में डील के तौर पर वो कोर्ट में आए थे, सियासी हुकूमत नहीं मानी, अदालत से मामला तय हो जाएगा। इफ्तिखार साहब, अभी अदालत ने जो आपके जरिए एहतराम हासिल किया है, इसको भी मलिया मेट करने के मूड में कुछ लोग हैं, तो मेरी और आपकी इससे ज्यादा बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है? बात तो ठीक है सर, लेकिन कल अगर अदालत इनको जाने दे, ऑन लीगल ग्राउंड ही जाने दे, तो ये तो रोला पड़ जाएगा इस मुल्क में कि अदालत ने डील कर ली है। कह रहा हूं कि देखें, ये केस एक दिन में तय नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा, उसका हक है, वो कहेगा मैं अकेला नहीं था, फलाना भी था, फलाना भी था, आप इनकार नहीं कर सकते। वो लोग आएंगे, बातें आगे जाएंगी, बाय द एंड ऑफ द डे क्या होगा? आप उसको फांसी नहीं दे सकते भाई। आप एक तो इंटरनेशनल मुआवजे आपके, उसमें आप इंटरनेशनल मुआवजे में फांसी नहीं दे सकते। आप फांसी के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं उस रास्ते की तरफ, उसको आप फांसी नहीं दे सकते। एक बुरे जर्नैल को सिंगल अगर आप करके जेल में डाल देंगे तो क्या होगा? क्या अगला जर्नैल जो फांसी देने तो कुछ फांसी देने तो कोई नहीं कह रहा, जेल में जाना साहब अच्छे आदमी है माशाल्लाह, सारा कुछ होगा, लेकिन अपने केस का सामना करें, जो कुछ भी हो उस तरफ लेकर, लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेकर जाए इस केस को। देखिए, फांसी देने की कोई बात नहीं कर रहा काशिफ साहब, और जहां तक सजा देने की बात, सजा होनी चाहिए। ये कि जेल सजा होती है ना, अब उससे ज्यादा क्या किया जा सकता है? वजीर आजम को तो आपने टिल स्टैंड राइजिंग ऑफ द कोर्ट की सजा, वो भी सजा थी ना जी, वो भी सजा थी। तो ये एक केस का फैसला होना ये जरूरी है। इस पे इस तरह खाली मेरा ख्याल है केस का फैसला जरूरी है। औरिया साहब जी, केस का फैसला होना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। सर किस तरह हो रहा है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। आज भी समझता हूं, जज आज अगर आप ये इंसानों को ट्रायल में खड़ा करेंगे, नवाज शरीफ गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी जो है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, करें ना अपने साथ अपने लोगों को भी वजारतों से, कम अज कम वजारतों से सिंबॉलिकली बाहर निकाल दे। मेरा वक्त खत्म हो गया, क्लोज करना। कानूनी बात सिर्फ करनी थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि प्रिवेंशन रिस्पॉन्सिबल है 2007 की इमरजेंसी मार्शल लॉ का। और दूसरी बात ये कि अभी